हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने जा रहे हैं जीएसटी में वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर का रिवीजन। हमें जीएसटी कैलकुलेट करना होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई पर टैक्स रेट अप्लाई करते हैं जब हम तब हमें हमारे पास आता है टैक्स अमाउंट। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई पर टैक्स रेट अप्लाई करेंगे तब जाके हमारे पास जीएसटी का टैक्स अमाउंट आएगा। इसलिए हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी पड़ती है और इसके लिए जीएसटी में बना हुआ है, सीजीएसटी एक्ट में बना हुआ है सेक्शन 15। सेक्शन 15 बोलता है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 बोलता है वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी? वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब जो प्राइस एक्चुअली पेड है या पेबल है फॉर सच सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल उसको माना जाएगा आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू ही बन जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। और जहां पर सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड पार्टीज ना हो, सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड पार्टीज ना हो और जहां पर उस सप्लाई के कनेक्शन में जो प्राइस चार्ज की गई है वो सोल कंसीडरेशन हो, तो जो प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल है इस केस में वो मानी जाएगी ट्रांजैक्शन वैल्यू और वो ही कहलाएगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। और उस पर हम टैक्स रेट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास टैक्स अमाउंट आ जाएगा। चलिए इस ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर कुछ अमाउंट इंक्लूड किए जाएंगे, मतलब कुछ अमाउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूडेबल हैं। अगर इंक्लूड हो रखे हैं तो ठीक है और अगर इंक्लूड नहीं हो रखे हैं तो इंक्लूड करने पड़ेंगे। इसके लिए सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं। उसमें क्या दे रखा है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर कुछ आइटम्स इंक्लूडेबल हैं। जैसे सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी बोलता है किसी भी टाइप का टैक्स ड्यूटी जीएसटी के अलावा किसी भी टाइप का टैक्स और ड्यूटी जो सप्लायर रेसिपिएंट से सेपरेटली चार्ज कर रहा है, किसी भी टाइप का टैक्स और ड्यूटी जो सप्लायर रेसिपिएंट से सेपरेटली चार्ज कर रहा है वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी, उसमें इंक्लूड होगी, लेकिन जीएसटी नहीं। और एक सर्कुलर आया सीबीआईसी का कि जो आप इनकम टैक्स में टीसीएस पे करते हैं, इनकम टैक्स में टीसीएस पे करते हैं वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी टैक्सेस हैं वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे अदर देन जीएसटी और टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। जीएसटी और टीसीएस अंडर इनकम टैक्स एक्ट को छोड़कर जितने भी टैक्सेस हैं वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर ऐड होंगे। अगर पहले से ऐड हो रखा है तो ठीक है और अगर ऐड नहीं हो रखा है तो ऐड करेंगे तब जाके हमारे पास वैल्यू ऑफ सप्लाई आएगी। तो जैसे एक सप्लायर ने गुड्स के कनेक्शन में म्यूनिसिपल टैक्स पे किया और वो अपने कस्टमर से बिल के अंदर सेपरेटली चार्ज किया, तो वो म्यूनिसिपल टैक्स जो सप्लायर इनवॉइस के अंदर रेसिपिएंट से सेपरेटली चार्ज कर रहा है वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। फिर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, ऐसा अमाउंट जो सप्लायर लायबल टू पे था, लेकिन रेसिपिएंट ने सप्लायर के बिहाफ पर पे कर दिया। वो पे करने के लिए सप्लायर लायबल था लेकिन पे रेसिपिएंट ने कर दिया, तो इसको और वो उसमें बाद में प्राइस में उसने इंक्लूड भी नहीं किया। सप्लायर को कुछ पेमेंट करना था, सप्लायर लायबल था उसके लिए, लेकिन रेसिपिएंट ने पे कर दिया। ठीक है, और बाद में सप्लायर ने इनवॉइस के अंदर वो अमाउंट मेंशन नहीं किया तो वो अमाउंट भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। इसको हम शॉर्ट में कैसे याद रखें कि जो सप्लायर का ऑब्लिगेशन है वो रेसिपिएंट ने डिस्चार्ज कर लिया, जो अमाउंट पे करने की लायबिलिटी सप्लायर की थी वो रेसिपिएंट ने पे कर दी। ठीक है, तो वो अमाउंट भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक मैन्युफैक्चरर ने जॉब वर्कर को काम दिया कि आप मुझे कोई पर्टिकुलर जॉब वर्क करके दीजिए। यहां पर जॉब वर्कर सप्लायर है जो मैन्युफैक्चरर रेसिपिएंट को जॉब वर्क करके दे रहा है। दोनों के बीच में अमाउंट डिसाइड हुआ 1 लाख। अब ये जॉब वर्कर को अपनी जॉब वर्क एक्टिविटी करने के लिए एक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है 20,000 की, और ये रॉ मटेरियल वेंडर से 20,000 का रॉ मटेरियल परचेस करता है। ये रॉ मटेरियल वेंडर बिल इशू करता है जॉब वर्कर के नाम से। ठीक है, लेकिन रवाना करने से पहले वो बोलता है पहले मुझे 20,000 पे करो। ये रॉ मटेरियल वेंडर जॉब वर्कर से 20,000 का पेमेंट मांग रहा है और इसी शर्त पर वो रॉ मटेरियल रवाना करेगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन है। अब जॉब वर्कर के पास ये अमाउंट है नहीं, उसने
मेन मैन्युफैक्चरर को अप्रोच किया कि ये 20,000 का पेमेंट आप उस रॉ मटेरियल वेंडर को कर दीजिए डायरेक्टली। तो रेसिपिएंट ने सप्लायर जॉब वर्कर का ऑब्लिगेशन 20,000 का मीट आउट कर दिया और उस रॉ मटेरियल वेंडर को पेमेंट कर दिया इस रेसिपिएंट मेन मैन्युफैक्चरर ने। तो ये तो सप्लायर जॉब वर्कर का ऑब्लिगेशन था पे करना, लेकिन रेसिपिएंट मैन्युफैक्चरर ने पे कर दिया। तो अब इस केस में जब बाद में इस जॉब वर्कर ने अपना बिल इशू किया, जॉब वर्कर अपना बिल इशू करेगा मेन मैन्युफैक्चरर को, तो उसने इनवॉइस 80,000 का ही इशू किया कि बात अपनी हो रखी थी 1 लाख की, लेकिन आपने चूंकि 20,000 का पेमेंट मेरे बिहाफ पर कर दिया है तो मैं आपको सिर्फ 80,000 का इनवॉइस इशू करता हूं। यहां पर गवर्नमेंट का कहना है कि जो सप्लायर जॉब वर्कर का ऑब्लिगेशन था वो डिस्चार्ज कर दिया रेसिपिएंट मैन्युफैक्चरर ने, तो ये 20,000 भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में वैल्यू इनिशियली डिसाइड तो 1 लाख ही हुई थी, बाद में इनवॉइस 80,000 का कैसे रेज हो रहा है, इस 80,000 के अंदर ये 20,000 भी एड ऑन होगा और आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख मानी जाएगी। तो सप्लायर का कोई ऑब्लिगेशन अगर रेसिपिएंट मीट आउट कर लेता है तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड होता है। अब इस बात को हम इस तरीके से समझते हैं, इन शॉर्ट किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट किया गया, रेसिपिएंट ने कर दिया, रेसिपिएंट ने किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दिया ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, सप्लायर के बिहाफ पर, तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल दे रखा है आपको, ग्रैंड बेस जो कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है एबीसी कंपनी से। एबीसी कंपनी कौन है, उसके कोई डीलर की मीटिंग होनी है, उसके इवेंट को मैनेज करने के लिए ठेका लिया है ग्रैंड बेस ने, जो कि इवेंट मैनेजमेंट सर्विस की सप्लायर है और इस सर्विस की रेसिपिएंट है एबीसी कंपनी। ठीक है, अब ग्रैंड बेस को यहां इस डीलर मीट पर कुछ सप्लाई करनी है, तो उन्होंने कुछ वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमें गुड्स की सप्लाई, कुछ गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करोगे, जैसे वाटर की सप्लाई करोगे, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ऑडियो सिस्टम, प्रोजेक्टर, कैटरिंग, फ्लावर वगैरह की सप्लाई करोगे। ये ग्रैंड बेस ने वेंडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि इन इन आइटम्स की आप हमें सप्लाई करेंगे, क्योंकि ग्रैंड बेस क्या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अब पर्टिकुलर डेट को ये सब इवेंट मैनेज होना था और इन सब का पेमेंट कौन करेगा उन वेंडर्स को, ग्रैंड बेस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ही ये पेमेंट करने के लिए लायबल है। तो ग्रैंड बेस ही लायबल है ये सब पेमेंट करने के लिए, जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा गया था। अब जो सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर है उसको पेमेंट डिलीवरी पर ही चाहिए था, इसलिए ये पेमेंट करने की लायबिलिटी हालांकि ग्रैंड बेस की है, लेकिन रेसिपिएंट एबीसी कंपनी ने इसका पेमेंट कर दिया सॉफ्टवेयर वेंडर को पेमेंट एबीसी कंपनी ने कर दिया, जो कि रेसिपिएंट है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सर्विस की रेसिपिएंट है एबीसी कंपनी, उस रेसिपिएंट ने इसका पेमेंट कर दिया। हालांकि इसका पेमेंट करने की लायबिलिटी सप्लायर ग्रैंड बेस की थी। ठीक है, और ये अमाउंट भी ये बाद में बिलिंग ग्रैंड बेस ने एबीसी कंपनी को नहीं की, मतलब क्या, टू दैट एक्सटेंट ग्रैंड बेस ने एबीसी को वैल्यू ऑफ सप्लाई कम चार्ज की कि आपने हमारे बिहाफ पर जितना पेमेंट कर दिया, टू दैट एक्सटेंट हम आपको बिल ही रेज नहीं करते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये अमाउंट भी ग्रैंड बेस की वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। जो सॉफ्ट ड्रिंक वेंडर को पेमेंट हुआ वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय ग्रैंड बेस उस वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, अब ये हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर और भी अमाउंट इंक्लूड होंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेंगे। चलिए अब सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी पढ़ते हैं। सप्लाई के कनेक्शन में सप्लायर कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस करता है, जैसे कमीशन या पैकिंग का एक्सपेंडिचर सप्लायर चार्ज करता है अलग से रेसिपिएंट से। ठीक है, या वो सप्लाई देने के पर्पज से रेसिपिएंट से कुछ भी चार्ज करता है, either at the time of or before the delivery of goods or supply of service। अपनी सप्लाई देने के लिए सप्लायर रेसिपिएंट से कुछ भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस चार्ज करता है, वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होंगे। जैसे कुछ एग्जांपल, कमीशन अगर किसी एजेंट को पे करना पड़ा और बाद में बायर से रिकवर कर रहे हैं, बायर से वसूल कर रहे हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंस है कि आपको सप्लाई का ट्रांजैक्शन देने के लिए हमें किसी एजेंट को कमीशन देना पड़ रहा है, तो ये कमीशन भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा। जैसे
कोई पैकिंग, डिजाइनिंग, लेबलिंग का खर्चा अगर सप्लायर रेसिपिएंट से अलग से चार्ज कर रहा है तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट माना जाएगा। या पेमेंट चार्जेस जो सप्लायर रेसिपिएंट से अलग से चार्ज कर रहा है, या रेसिपिएंट ने सप्लायर को बोला गुड्स का इंश्योरेंस करवा के भेजना, तो सप्लायर ने गुड्स का इंश्योरेंस भी करवाया और सप्लायर इस इंश्योरेंस चार्जेस का पैसा रेसिपिएंट से अलग से चार्ज कर रहा है, तो ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगा। धर्मादा और डोनेशन चार्जेस कि मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं, आप कुछ धर्मादा कर दीजिए, कुछ डोनेशन कर लीजिए, ऐसा सप्लायर रेसिपिएंट को बोल रहा है, तो वो डोनेशन और धर्मादा का अमाउंट भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगा। अगर अगर इंस्पेक्शन करना है या कुछ सर्टिफिकेशन चार्जेस सप्लायर रेसिपिएंट से सेपरेटली चार्ज कर रहा है, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड होंगे। और अगर जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, रेसिपिएंट ने सप्लायर को बोला कि ये मशीन आपको मेरे प्रेमाइजेस पर आकर इंस्टॉल करनी है और एक बार इसकी टेस्टिंग करनी है, तो सप्लायर ने रेसिपिएंट को बोला तो ठीक है, इंस्टॉलेशन का चार्ज अलग से लगेगा, टेस्टिंग का चार्ज अलग से लगेगा। तो सप्लायर अगर रेसिपिएंट से ये सब इंस्टॉलेशन चार्जेस, टेस्टिंग चार्जेस सेपरेटली चार्ज कर रहा है, तो ये भी उस मशीन की सप्लाई के ट्रांजैक्शन की वैल्यू के अंदर इंक्लूड होंगे। तो सप्लायर रेसिपिएंट से अगर कुछ भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस का अमाउंट चार्ज कर रहा है तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट माने जाएंगे। फिर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज डी, वो हम टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर भी समझ चुके हैं कि अगर रेसिपिएंट सप्लायर को उसके कंसीडरेशन का डिलेड पेमेंट करता है और सप्लायर रेसिपिएंट से इस रीजन की वजह से इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी चार्ज करता है, तो वो इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट मानी जाएगी। तो जिस गुड्स और सर्विस की सप्लाई हो रही है उसका कंसीडरेशन अगर रेसिपिएंट सप्लायर को लेट पेमेंट करता है और सप्लायर उससे डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन का इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी चार्ज करता है, तो वो भी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगी। देखिए पूरे जीएसटी में इंटरेस्ट को लेकर दो बातें, एक बात तो अभी हमने की कि डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन का इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है, उस पर भी जीएसटी लगेगा। लेकिन हमने एग्जामिशन चैप्टर के अंदर पढ़ा अगर इंटरेस्ट लोन सर्विस का है, इंटरेस्ट अगर लोन सर्विस का है तो उस इंटरेस्ट पर जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है, दो बातें हैं, अगर डिलेड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन का इंटरेस्ट है उस पे तो जीएसटी लगता है, लेकिन अगर लोन सर्विस का इंटरेस्ट है तो उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, ऐसा हमने एग्जामिशन चैप्टर में पढ़ा था। फिर सब्सिडी अगर प्रोवाइड की गई किसी भी मैनर में सप्लायर को, सप्लायर ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सब्सिडी सप्लायर को रिसीव हुई किसी भी मैनर में प्रोवाइड हुई डायरेक्टली और वो सब्सिडी डायरेक्टली प्राइस से कनेक्टेड है, सब्सिडी डायरेक्टली प्राइस से कनेक्टेड है, तो उस सिचुएशन में वो सब्सिडी भी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन, जो गवर्नमेंटल सब्सिडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से जो सब्सिडी मिलती है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी। ऐसा हम सप्लाई चैप्टर के अंदर जब हमने कंसीडरेशन की डेफिनेशन समझी थी वहां पर भी हमने समझा था कि गवर्नमेंटल सब्सिडी कंसीडरेशन नहीं मानी जाएगी, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर कौन सी सब्सिडी इंक्लूड होगी? जो नॉन गवर्नमेंटल सब्सिडी है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगी, गवर्नमेंटल सब्सिडी वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सेक्शन 15(2)(e) पर एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल किसी नोटबुक की सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज, नोटबुक की सेलिंग प्राइस है 50 रुपीज और ये स्टूडेंट को बेची जानी है किसी गवर्नमेंट स्कूल में, और इसके लिए कंपनी अपना CSR फंड यूज करेगी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फंड कंपनी यूज करेगी कि हम सेलर को पे कर देंगे, जो सेलर ये सप्लाई करेगा नोटबुक की उसको हम 30 रुपया दे देंगे, नोटबुक की प्राइस 50 रुपया है, कंपनी जो अपने CSR फंड से 30 रुपया सेलर को पे कर देगी, बाकी का 20 रुपया स्टूडेंट से ही चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो अब सेलर के एंगल से देखिए 30 रुपए कोई कंपनी बोल रही है कि हम आपको दे देंगे और 20 रुपए आप स्टूडेंट से चार्ज कर लीजिएगा, तो आपको टोटल 50 रुपया रिसीव हो गया। ये पूरा 50 रुपया आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अब आपका कहना है स्टूडेंट से तो 20 रुपीज ही रिसीव हुआ, अरे बाकी का 30 रुपया नॉन गवर्नमेंटल सब्सिडी है, वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट मानी जाएगी। तो 30 + 20 टोटल 50 रुपीज आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ नोटबुक माना जाएगा, क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंटल सब्सिडी है इसलिए वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट मानी जाएगी। लेकिन अगर ये 30 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट से मिली होती तो फिर ये गवर्नमेंटल सब्सिडी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं कहलाती और उस केस में इस नोटबुक की वैल्यू ऑफ सप्लाई ₹20 ही माना जाता। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। हमने सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के अंदर
ABCDE पढ़ा, ठीक है। अब यहां पर भी देखा है सब्सिडी अगर रिसीव हो सप्लायर को तो ही वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करनी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ रखे हैं कि रेसिपिएंट को सब्सिडी मिली, अरे रेसिपिएंट को सब्सिडी मिलेगी तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगी। अगर सप्लायर को सब्सिडी मिल रही है तो ही वो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूडेबल है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, सब्सिडी क्यों दी जाती है? ताकि उस गुड्स और सर्विस की प्राइस को लो रखा जाए। और सब्सिडी आपको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से मिली है तो जैसे अभी हमने बात की 50 रुपए की नोटबुक लेने के लिए सब्सिडी कंपनी से मिली 30 रुपया, तो वो एडजस्ट करने के बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट से मिली है तो एडजस्ट करने के बाद 20 रुपया जो स्टूडेंट पे कर रहा है वही मानी जाएगी टैक्सेबल वैल्यू। लेकिन अगर वो नॉन गवर्नमेंटल सब्सिडी है तो फिर वैल्यू कम नहीं होगी और वैल्यू ऑफ सप्लाई पूरा 50 रुपया माना जाएगा। 30 + 20 = 50 वो उस नोटबुक की वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो हमने पढ़ा सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर जो इंक्लूजन्स होने हैं, जो अमाउंट ऐड होने हैं, वो लिस्ट हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू से कुछ एक्सक्लूड भी होगा क्या? तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 दे रखा है, इसमें दे रखा है यस ट्रांजैक्शन वैल्यू से डिस्काउंट को एक्सक्लूड किया जाएगा। डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी पर ही जीएसटी देने की लायबिलिटी है। लेकिन यहां पर डिस्काउंट 2 कैटेगरी के दे रखे हैं, वो समझने की जरूरत है। क्या बोला? 2 टाइप के डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, एक्सक्लूड होंगे, ठीक है। ऐसे डिस्काउंट जो बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिए जा रहे हैं और वो डिस्काउंट इनवॉइस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है, वो डिस्काउंट इनवॉइस के अंदर शो ने वो डिस्काउंट इनवॉइस के अंदर शो किया गया है, तो यस वो डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने में एक्सक्लूड होगा, मतलब लेस होगा, ठीक है। फिर दूसरी कैटेगरी का डिस्काउंट, जो डिस्काउंट दिया जा रहा है आफ्टर सप्लाई का ट्रांजेक्शन हो चुका है उसके बाद डिस्काउंट दिया जा रहा है, लेकिन ये डिस्काउंट देने का पहले से एग्रीमेंट था। सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों के बीच में ये डिस्काउंट देने का पहले से एग्रीमेंट था। हालांकि ये डिस्काउंट बाद में दिया जा रहा है इसलिए इनवॉइस के अंदर तो रिकॉर्डेड नहीं है, बट ये डिस्काउंट देने का पहले से एग्रीमेंट था, ठीक है। और इस डिस्काउंट को लिंक किया जा सकता है पर्टिकुलर इनवॉइसेस से लिंक किया जा सकता है कि ये डिस्काउंट कौन से इनवॉइस के कनेक्शन में दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है जो बाद में दिया जा रहा है सप्लाई के बाद, लेकिन इस डिस्काउंट को देने का पहले से एग्रीमेंट था और इस डिस्काउंट को पर्टिकुलर इनवॉइस से लिंक किया जा सकता है और इस डिस्काउंट पर जो टैक्स बनता है उसकी आईटीसी को रिवर्स करने के लिए सप्लायर ने रेसिपिएंट को क्रेडिट नोट इश्यू किया है। तो रेसिपिएंट जिसने ये सप्लाई ली है, सप्लायर ने उसको क्रेडिट नोट इश्यू किया है, उस क्रेडिट नोट के बेस पर रेसिपिएंट ने उस डिस्काउंट पर जो आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट बनती है वो उसने रिवर्स कर दी है, ठीक है। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सप्लायर ने रेसिपिएंट को इनवॉइस इशू किया था कि वैल्यू ऑफ सप्लाई 1 लाख और उस पे जीएसटी इंक्लूड किया था 18,000, तो 1,18,000 टोटल वैल्यू का इनवॉइस इशू कर दिया। ये इनवॉइस नंबर था सपोज 112। अब ये इस सप्लाई के कनेक्शन में मान लीजिए डिस्काउंट देने का एग्रीमेंट पहले से ही सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच में था और इसी इनवॉइस के कनेक्शन में डिस्काउंट दिया जाना है, मतलब डिस्काउंट को एक पर्टिकुलर इनवॉइस से हम कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों के बीच में ये डिस्काउंट देने का पहले से एग्रीमेंट था, इसलिए सप्लायर ने रेसिपिएंट को क्रेडिट नोट इशू किया डिस्काउंट 10,000 देने के लिए। ये 10,000 क्या डिस्काउंट है जिसके रेस्पेक्ट में सप्लायर रेसिपिएंट को क्रेडिट नोट इशू कर रहा है और इस पे भी जीएसटी लगेगा 1800 और टोटल 11,800 का क्रेडिट नोट सप्लायर रेसिपिएंट को इशू करेगा। अब वैसे देखा जाए रेसिपिएंट के एंगल से वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? 90,000, 1 लाख माइनस 10,000, 90,000 और जीएसटी इस पर 18% की रेट से 16,200। तो रेसिपिएंट को हम देखें वैल्यू ऑफ सप्लाई तो 90,000 की ही इफेक्टिवली रिसीव हुई और उसको क्रेडिट कितनी लेनी चाहिए? 16,200 की, ठीक है। तो इस केस में ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई सप्लायर हो चाहे रेसिपिएंट हो उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी? 90,000 ही मानी जाएगी।
तो यहां पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ये चेक करिए। ये डिस्काउंट देने का दोनों पार्टीज के बीच में पहले से एग्रीमेंट था, और इस डिस्काउंट को, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट देने के, ये दोनों पार्टीज के बीच में पहले से एग्रीमेंट था, और इस डिस्काउंट को उस पर्टिकुलर इनवॉइस से कनेक्ट भी किया जा सकता है। फिर इस डिस्काउंट पर जो आईटीसी बनती है वो रेसिपिएंट ने रिवर्स कर दी है। तो रेसिपिएंट की क्या ड्यूटी है, जब सप्लायर उसको ये क्रेडिट नोट इश्यू करे, क्रेडिट नोट में ये डिस्काउंट था 10,000, इस पर जो प्रोपोर्शनेट आईटीसी बनती है वो रेसिपिएंट रिवर्स कर दी। ठीक है, तो फिर इस केस पे वैल्यू ऑफ सप्लाई आपकी 90,000 ही माना जाएगा, और टैक्स देने की लायबिलिटी इस 90,000 पर ही मानी जाएगी। तो हमने दो तरीके के डिस्काउंट पढ़े। एक तो है एक डिस्काउंट जो इनवॉइस के अंदर ही रिकॉर्डेड है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक तरीके से प्री सप्लाई डिस्काउंट, और बी को हम बोलते हैं पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, जो देने का सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों के बीच में पहले से एग्रीमेंट था, और उसको किसी पर्टिकुलर इनवॉइस, रेलेवेंट इनवॉइस से भी लिंक किया जा सकता है, और रेसिपिएंट ने उस डिस्काउंट पर जितनी प्रोपोर्शनेट आईटीसी बनती थी, सप्लायर से क्रेडिट नोट रिसीव होने पर उस रेसिपिएंट ने वो प्रोपोर्शनेट आईटीसी जो डिस्काउंट के अमाउंट पर बनती थी वो रेसिपिएंट ने रिवर्स कर दी है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो यस, ये डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस हो जाएगा। अब एक बात और समझते हैं, कई बार टर्नओवर डिस्काउंट मिलता है परफॉर्मेंस स्लैब के बेस पर, लेकिन अगर वो दिया गया कैशबैक के फॉर्म में दिया गया, कैशबैक के फॉर्म में डिस्काउंट दिया गया है अगर, तो फिर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं होगा। ये स्पेशल बात है, इस बात का ध्यान रखना। अब सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 समझते हैं। अगर हम सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 के हिसाब से वैल्यू ऑफ डिटरमाइन कर ही नहीं पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड पार्टी है, या प्राइस सोल कंसीडरेशन नहीं है, इसकी वजह से वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है। तो फिर उस सिचुएशन में वैल्यू ऑफ सप्लाई तो डिटरमाइन करनी पड़ेगी, और उसके लिए अप्लाई किए जाएंगे वैल्यूएशन रूल, और वैल्यूएशन रूल सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है। चलिए फिर सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, कुछ नोटिफाइड सप्लाईज के रेस्पेक्ट में वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाएगी एज पर वैल्यूएशन रूल्स। कुछ नोटिफाइड सप्लाई के रेस्पेक्ट में वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कैसे करेंगे, वैल्यूएशन रूल अप्लाई करके करेंगे। अब एक खास बात, मान लीजिए सप्लायर को रेसिपिएंट से पैसा नहीं मिला, कंसीडरेशन नहीं मिला, मतलब सप्लायर को हो गई बैड डेट, तो क्या बैड डेट पर भी जीएसटी देने की लायबिलिटी है? यस है। क्यों? ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाती है, और एक्चुअल बैड डेट्स या बैड डेट का प्रोविजन वैल्यू ऑफ सप्लाई में से डिडक्ट नहीं होगा। इसका इंपैक्ट क्या है? इसका इंपैक्ट यह है कि रेसिपिएंट मान लीजिए सप्लायर को पेमेंट नहीं करता, बैड डेट हो गई सप्लायर को, तब भी सप्लायर की ड्यूटी है कि उस वैल्यू ऑफ सप्लाई पर जीएसटी का गवर्नमेंट को पेमेंट करे। अब हम समझते हैं कुछ स्पेशल सर्कुलर्स। देखिए, हमने थर्ड चैप्टर के अंदर आरसीएम समझा था, उसमें हमने एक बात समझी थी कि बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी को सर्विस देते हैं, जिसके बदले में बैंक इनको कमीशन या फीस का पेमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है, ये डायरेक्टली कस्टमर से तो कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते। कस्टमर से चार्ज डायरेक्टली बैंक करेगा। कस्टमर से सर्विस का पैसा कौन लेगा? डायरेक्टली बैंक। बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को बैंक ने रोका है कि आप कस्टमर से डायरेक्ट पेमेंट कुछ भी नहीं लेंगे, आप जो भी सर्विस देंगे उसका बैंक कमीशन देगी इन बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को। इसको हम शॉर्ट में बीएफ और बीसी बोल लेंगे। चलिए अब एक बात समझते हैं, बैंक कस्टमर से अपने सर्विस का पैसा लेती है। जो सर्विस उन्होंने बीएफ और बीसी के थ्रू दी है, कस्टमर पैसा किसको देता है? बैंक को, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन बैंक की अकाउंट्स में अकाउंट फॉर होता है। और अब एक खास बात समझिए, ये बीसी और बीएफ जो हैं, इनके काम के लिए जिम्मेदार बैंक को ही माना जाता है। अब बैंकिंग कंपनी जो है वो एंटायर वैल्यू जो कस्टमर से उन्होंने चार्ज की है, कस्टमर से चार्ज करने का राइट बैंक का ही है, उस पूरी एंटायर वैल्यू पर जीएसटी पे करने के लिए लायबल बैंकिंग कंपनी है, ना कि बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। उस कस्टमर को जो सर्विस दी गई उसका जीएसटी पे करने की लायबिलिटी बैंक की है पूरी वैल्यू पर। अब इस बात को हम ऐसे समझते हैं, देखो जब हमने थर्ड चैप्टर में आरसीएम समझा था तो हमने समझा था
कि बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को अपनी सर्विस दे रहा है, इस पे आरसीएम लगेगा। मतलब टैक्स पे करने के लिए लायबल कौन माना जाएगा? बैंक, जो कि रेसिपिएंट है इस बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस का। ठीक है, फिर हमने एक बात आरसीएम को लेकर और समझी थी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के लिए, कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस देता है, उस पे आरसीएम है। ठीक है, हमने आरसीएम दो जगह पढ़ा था, बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस दे रहा है या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट बैंक को सर्विस देता है, वहां पर लगता है आरसीएम, वहां पर लगता है आरसीएम। ठीक है, देखिए बिजनेस फैसिलिटेटर हो चाहे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हो, अपने नीचे एजेंट पॉइंट करते हैं। ठीक है, एजेंट बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को सर्विस देता है, और ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक को सर्विस देते हैं। ठीक है, अब बैंक आगे कस्टमर को सर्विस दे रहा है, और बैंक कस्टमर से चार्ज कर रहा है, मान लीजिए वैल्यू ऑफ सप्लाई 100, इस पर जीएसटी 18% की रेट से बैंक ने लगाया। अब ये बैंक के एंगल से सोचते हैं, हम बैंक के एंगल से सोचते हैं, ये 18 रुपए बैंक के लिए आउटपुट जीएसटी है। ये कस्टमर से टोटल 118 रुपए चार्ज करेंगे, जिसके अंदर 18 रुपए आउटपुट टैक्स शामिल है। अब लेकिन बैंक को, ये बैंक मान लीजिए इन बिजनेस फैसिलिटेटर को और कॉरेस्पॉन्डेंट को 2% कमीशन दे रहे हैं। 100 रुपीज का 2% मतलब 2 रुपया। मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की सर्विस की वैल्यू 2 रुपया मानी जा रही कमीशन, इस पे जीएसटी बन रहा है 0.36। ठीक है, ये बैंक के लिए इनवर्ट सप्लाई है, तो ये इसका इनपुट टैक्स हुआ 0.36। ये बैंक के एंगल से देखा जाए इनपुट टैक्स है, इसकी बैंक को क्रेडिट मिलेगी, आईटीसी मिलेगी, और बैंक को कितना नेट जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा 17.64, ये बैंक को पे करना पड़ेगा। अब डिस्काउंट पर हम कुछ सर्कुलर्स समझते हैं। कई बार कस्टमर को कंपनी या सप्लायर स्टैगर्ड डिस्काउंट देती है। कई लोग इसको गलती से स्टैगर्ड डिस्काउंट बोल देते हैं, जबकि ये स्टैगर्ड डिस्काउंट होता है। ये स्टैगर्ड डिस्काउंट होता क्या है? जैसे जैसे आप क्वांटिटी ज्यादा परचेस करोगे, वैसे वैसे आपका डिस्काउंट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। या इसको हम बोल सकते हैं क्वांटिटी डिस्काउंट। ज्यादा क्वांटिटी परचेस करोगे तो ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ये है आपका स्टैगर्ड डिस्काउंट। जैसे 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 5,000 से ऊपर की परचेस करते हो, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप 10,000 से ऊपर परचेस करते हो तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर 20,000 से ऊपर परचेस करते हो तो 30% डिस्काउंट मिलेगा। जैसे जैसे आप ज्यादा क्वांटिटी परचेस करोगे, वैसे वैसे आपका डिस्काउंट का परसेंटेज बढ़ेगा। यह कहलाता है आपका स्टैगर्ड डिस्काउंट, या इसको आप अपनी लैंग्वेज में ऐसे भी याद रख सकते हो कि क्वांटिटी डिस्काउंट। ठीक है, अब ये डिस्काउंट जो है इनवॉइस के अंदर शो हो जाते हैं। ये तो फिर अगर ऐसा डिस्काउंट है जो इनवॉइस के अंदर शो हो गया है, तो फिर वो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए में फॉल करेगा, जो इनवॉइस के अंदर ड्यूली रिकॉर्ड हो गया है। तो क्या ऐसा डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड होगा? यस, एक्सक्लूड होगा। ऐसा यहां दे रखा है इस सर्कुलर में कि स्टैगर्ड डिस्काउंट लेस होंगे आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने में। अब एक बात और समझते हैं, कई सप्लायर अपने स्टॉकिस्ट्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ईयर एंड पर कुछ डिस्काउंट देते हैं या पीरियडिकल डिस्काउंट देते हैं। जैसे आपको एडिशनल 1% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 10,000 पीसेस पूरे साल में परचेस करोगे, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट 2% और मिलेगा। ठीक है, अगर 2% वो कब मिलेगा? जब आप परचेस करोगे 15,000 पीसेस। 10,000 पीसेस परचेस करोगे तो 1% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 15,000 पीसेस कम से कम परचेस करोगे तो 2% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब देखिए, जब इनवॉइस इशू होगा एट दैट टाइम ये इनवॉइस के अंदर डिस्काउंट इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ईयर एंड में दिया जाएगा। तो बट इस डिस्काउंट को देने का पहले से एग्रीमेंट था। ठीक है, बट ये डिस्काउंट इनवॉइस के अंदर शो नहीं हो पाया, बट ये देने का पहले से एग्रीमेंट था, और इसको एक पर्टिकुलर इनवॉइसेस से लिंक किया जा सकता है। तो ये इसको हम एक तरीके से वॉल्यूम डिस्काउंट भी बोल सकते हैं। अब इस केस में ये आपका डिस्काउंट हो गया सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी वाला, जो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट है, बट इसको देने का पहले से एग्रीमेंट था। इसको पर्टिकुलर इनवॉइसेस कनेक्ट किया जा सकता है, और उधर रेसिपिएंट उस डिस्काउंट पर जितनी भी आईटीसी बनती है वो रिवर्स कर दे।
किसके बेसिस पर? सप्लायर इसके रेस्पेक्ट में, डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में उसको क्रेडिट नोट इश्यू करेगा। उस क्रेडिट नोट के बेस पर रेसिपिएंट उस डिस्काउंट के ऊपर जो आईटीसी बनती है रेसिपिएंट रिवर्स कर दे। तो इधर सप्लायर के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? टोटल वैल्यू में से वो डिस्काउंट लेस कर देंगे। वैल्यू ऑफ सप्लाई जो ग्रॉस थी जैसे 1 लाख, उसमें से 10,000 डिस्काउंट लेस हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 90,000 मानी जाएगी, जिस पर जीएसटी देने की लायबिलिटी है। तो कई बार इस तरीके से डिस्काउंट दिए जाते हैं, जैसे स्टेगर डिस्काउंट, बाय मोर सेव मोर, ठीक है, या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिए गए, ये सब एक्सक्लूड होंगे। ये सब एक्सक्लूड होंगे। अगर इनवॉइस के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है तो ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए वाले हो गए। और अगर पोस्ट सप्लाई दिए गए और ये डिस्काउंट देने का पहले से एग्रीमेंट था और इस डिस्काउंट को पर्टिकुलर रेलेवेंट इनवॉइस से लिंक किया जा सकता है और उधर रेसिपिएंट ने डिस्काउंट पर जो भी आईटीसी बनती है वो उसने रिवर्स कर दिया, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो कुल मिलाकर या तो ये डिस्काउंट सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए वाला है या बी वाला है। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने में एक्सक्लूड होगा, लेस होगा। ठीक है, अब एक डिस्काउंट और होते हैं, वो कहलाते हैं सेकेंडरी डिस्काउंट, जो इनवॉइस इशू करते वक्त नहीं दिए जाते हैं, बाद में दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, ए ने 10,000 पैकेट बिस्किट के सप्लाई किए बी को 10 रुपए पर पैकेट के रेट से, 10 रुपए पर पैकेट की रेट से उसने 10,000 पैकेट सप्लाई किए ए ने बी को। बाद में दोनों में बार्गेनिंग हुई और रेट फाइनल हुई कि 10 रुपया नहीं, 10 रुपया पर पैकेट नहीं होगा, 9 रुपया पर पैकेट होगा, लेकिन एट दैट टाइम इनवॉइस इशू हो चुका था। ये 1 रुपए डिस्काउंट देने का एग्रीमेंट बाद में हुआ, पहले से ही एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, ये डिस्काउंट इनवॉइस के अंदर भी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। अब इस 1 रुपए का डिस्काउंट देने के लिए ए ने बी को क्रेडिट नोट इशू कर दिया। ठीक है, तो क्या ये डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने में एक्सक्लूड होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों? ये न तो डिस्काउंट सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए में फॉल करता है, क्यों? ये इनवॉइस के अंदर भी इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। दूसरा, ये डिस्काउंट सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी के अकॉर्डिंग भी नहीं है, क्योंकि ये डिस्काउंट देने का पहले से एग्रीमेंट नहीं था। ठीक है, तो ये एक्सक्लूड नहीं होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन करने में एक्सक्लूड नहीं होगा। हालांकि सप्लायर ने भले ही रेसिपिएंट को क्रेडिट नोट इशू किया है, लेकिन सप्लायर का महज क्रेडिट नोट इशू कर देना, डिस्काउंट के रेस्पेक्ट में सप्लायर ने रेसिपिएंट को क्रेडिट नोट इशू करेगा ही, क्योंकि ये तो फाइनेंशियल और कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। सप्लायर रेसिपिएंट को डिस्काउंट का क्रेडिट नोट इशू करेगा ही, लेकिन सप्लायर का सिर्फ क्रेडिट नोट इशू कर देना इस बात के लिए सफिशिएंट नहीं है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई में से ये डिस्काउंट लेस हो जाए। ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं होगा। ठीक है, अब सप्लायर ने ये डिस्काउंट दिया, उसने आउटवर्ड सप्लाई की थी, ये डिस्काउंट उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस नहीं हुआ। सप्लायर ने जब ये गुड्स खरीदा था, सप्लायर ने भी तो जब परचेस किया था उस पर इनपुट टैक्स पे किया था, तो क्या सप्लायर को अपनी आईटीसी खुद की रिवर्स करनी होगी क्या? क्योंकि वो अपनी आउटवर्ड सप्लाई के कनेक्शन में डिस्काउंट दे रहा है, तो उसको अपनी इनवर्ट सप्लाई पर जो इनपुट टैक्स लग के आया था उसकी आईटीसी क्या उसको रिवर्स करनी पड़ेगी? नहीं, उसकी आईटीसी पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा। सप्लायर को अपनी आईटीसी ओरिजिनल जो मिलनी चाहिए वो मिलेगी। ठीक है, इस केस में सप्लायर को आईटीसी रिवर्सल करने की जरूरत नहीं है। अब एक बात और समझते हैं, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन को पॉलिसी इश्यू करती हैं और उनसे प्रीमियम चार्ज करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस बात को एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके फर्स्ट ईयर का प्रीमियम था 35,000, ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में भी प्रीमियम चार्ज हुआ 35,000। ये इंश्योर्ड पर्सन इंश्योरेंस कंपनी को पेमेंट कर रहा है। ठीक है, उसने पॉलिसी ली थी इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना ही है। पहले साल का प्रीमियम 35,000, दूसरे साल का प्रीमियम 35,000। इस इंश्योर्ड पर्सन ने कोई क्लेम नहीं लिया, कोई क्लेम फाइल नहीं किया इंश्योरेंस कंपनी को। तो इस इंश्योरेंस कंपनी ने इस इंश्योर्ड पर्सन के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए इसका थर्ड ईयर में प्रीमियम कम कर दिया। तो 35,000 उसने इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योरेंस प्रीमियम का बिल इशू किया, 35,000 माइनस आपने कोई क्लेम बोनस के लिए फाइल नहीं किया, तो नो क्लेम बोनस हम 3,000 लेस कर देते हैं। तो 32,000 अब आप प्रीमियम पे करिएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी इस केस में
नो क्लेम बोनस लेस कर रही है अपने इनवॉइस के अंदर ही, और नेट प्रीमियम वो इंश्योर्ड पर्सन से 32,000 ही चार्ज कर रहे हैं। अब मेरा सवाल ये है, एक बात ये है कि इंश्योरेंस कंपनी इस 32,000 पर ही जीएसटी चार्ज करेगी या 35,000 पर जीएसटी चार्ज करेगी? तो इस पर सीबीआईसी ने क्लैरिफिकेशन इशू किया। अब क्लैरिफिकेशन के अंदर दो बातें हैं, दो बातों के अंदर आप गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, तो मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले हमने जनरल बात कर ली है शुरू में कि इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट करती है नो क्लेम बोनस ग्रॉस इंश्योरेंस प्रीमियम में से, ठीक है। अगर वो कब लेस करती है? इफ नो क्लेम इज मेड बाय इंश्योर्ड पर्सन है, वो कोई क्लेम फाइल नहीं कर रहा है अपने उस इंश्योरेंस पीरियड में, वो कोई क्लेम फाइल नहीं कर रहा है, 2 साल तक उसने कोई क्लेम फाइल नहीं किया, 2 साल तक, ठीक है। तो तीसरे साल में इंश्योरेंस कंपनी नो क्लेम बोनस 3,000 लेस करके वो उस इंश्योर्ड पर्सन से 32,000 ही चार्ज कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो पहला केस, क्या इस इंश्योर्ड पर्सन ने, मेरी बात को ध्यान से सुनना, दो टेक्निकल पॉइंट इन्वॉल्व है, हो सकता है आपके ऊपर से निकल जाए दिमाग से, लेकिन ढंग से सुनिए। क्या इस इंश्योर्ड पर्सन ने कोई सर्विस दी है इस इंश्योरेंस कंपनी को? आप बोलोगे सर इस इंश्योरेंस कंपनी ने इस इंश्योर्ड पर्सन को इंश्योरेंस की सर्विस दी है, ना कि इस इंश्योर्ड पर्सन ने इंश्योरेंस कंपनी को, ठीक है। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट इस ट्रांजैक्शन को इस एंगल से भी देख सकता है कि इंश्योर्ड पर्सन, आपने कोई क्लेम फाइल नहीं किया इंश्योरेंस का, इस बात को हम आपको एनकरेज करने के लिए कंसीडरेशन का पेमेंट कर रहे हैं 3,000 हम आपको नो क्लेम बोनस दे रहे हैं। तो ये इंश्योर्ड पर्सन के लिए क्या कंसीडरेशन हुआ कि उसने कोई क्लेम फाइल नहीं किया? तो क्या इंश्योरेंस कंपनी ने उसको इंश्योरेंस क्लेम फाइल करने से रोका था क्या? हमने शेड्यूल सेकंड में एक बात पढ़ी थी, ऑब्लिगेशन, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रेफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। किसी को किसी काम से रोकते हैं तो जो पैसा मिलता है उस पर जीएसटी लगता है एज पर शेड्यूल 2। तो क्या इस 3,000 को हम ऐसे माने कि इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड पर्सन को क्लेम फाइल करने से रोका? तो इस इंश्योर्ड पर्सन को 3,000 कंसीडरेशन मिला है, ये 3,000 पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। पहला पॉइंट इसी बात को लेकर है, ये कोई सप्लाई नहीं है जो एक इंश्योर्ड पर्सन इंश्योरेंस कंपनी को दे रहा है, ठीक है, in the form of agreeing to the obligation to refrain from an act of lodging insurance claim, कि मैं इंश्योरेंस क्लेम फाइल नहीं करूंगा। क्या इस बात के लिए कंसीडरेशन का पेमेंट हुआ है? इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया है इंश्योर्ड पर्सन को? नहीं। तो इंश्योर्ड पर्सन ने ऐसी कोई सप्लाई नहीं दी है इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके बदले में इस इंश्योर्ड पर्सन को 3,000 का कंसीडरेशन मिला है। तो इस 3,000 पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है, इसे कंसीडरेशन ही नहीं माना जाएगा। एक पॉइंट तो ये, इस पॉइंट को अलग रखना। अब दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने इस नो क्लेम बोनस मतलब 3,000 का डिस्क्लोजर अपने इनवॉइस के अंदर किया, ठीक है। तो ये प्री डिस्क्लोजर करना, ये डिस्काउंट ही है। ये डिस्काउंट नो क्लेम बोनस के नाम से इनवॉइस के अंदर ही रिकॉर्ड कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी ने। तो ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए की कैटेगरी वाला डिस्काउंट है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कारण ये जो डिस्काउंट है सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए वाला है, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में से एक्सक्लूड होगा, ठीक है। तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो जीएसटी किस पे लगेगा? जीएसटी सिर्फ 32,000 पर ही लगेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही कंप्लीट हुआ आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर का रिवीजन।